नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की एक बहुत ही खास मराठी कविता की दुनिया में उतर रही हैं, स्वप्न करूं साकार। हमारे एक श्रोता ने कुछ नोट्स भेजे हैं और उनका मकसद बड़ा साफ है। इस कविता को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जीना है। इसे बोर्ड परीक्षा के लिहाज से तो समझना ही है, पर इसकी असल आत्मा तक भी पहुंचना है। और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं। ये कविता किशोर पाठक ने लिखी है और ऊपर से देखने पर ये भविष्य के भारत के एक सुनहरे सपने जैसी लगती है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक एक्शन प्लान है। हमारा मिशन है इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को खोलकर देखना, हर लाइन के पीछे छिपे जज्बे को महसूस करना और हाँ, ये भी पक्का करना कि परीक्षा के लिए हर जरूरी बात हम कवर कर लें। आपने ब्लूप्रिंट शब्द का इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल सही है। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि कवि ने सिर्फ एक खूबसूरत सपना दिखाकर हमें छोड़ नहीं दिया है, बल्कि उसे हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिखाया है। अच्छा, हाँ, ये कविता 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है, कृषि की ताकत, उद्योग की रफ्तार और इन दोनों को जोड़ने वाली इंसानी एकता की शक्ति। तो चलिए नींव के पहले पत्थर से ही शुरू करते हैं। जरूर। बिल्कुल। कविता की पहली 2 पंक्तियां ही एक घोषणा पत्र की तरह लगती हैं। या देशाच्या मातीवरती अमुचा रे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। जब मैं इसे पढ़ती हूं तो ये एक विनम्र कविता कम और एक मजबूत दावा ज्यादा लगता है। अमुचा अधिकार, हमारा हक है। यही तो इस कविता का कमाल है। ये एक संकल्प है। कवि कह रहे हैं कि इस देश की मिट्टी पर हमारा मतलब नई पीढ़ी का हक है, लेकिन ये हक किसी जमींदार वाला हक नहीं है, ये जिम्मेदारी वाला हक है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी। एग्जैक्टली। और इसी अधिकार के साथ एक फर्ज जुड़ा है, एक नए युग के सपने को सच करने का। ये पंक्तियां कविता का ध्रुव पद हैं, यानी वो हिस्सा जो बार बार लौट कर आता है और कविता के केंद्रीय विचार को मजबूती देता है। तो ये एक तरह की प्रतिज्ञा है जो नई पीढ़ी अपने देश की मिट्टी के सामने कर रही है। बिल्कुल सही। अधिकार के साथ जिम्मेदारी का ये विचार, यही कविता की नींव है। और इस नींव पर पहली इमारत खड़ी होती है खेती की। आगे की पंक्तियां तो जैसे कोई खूबसूरत पेंटिंग हो। फुलामुलांतून हस्तो श्रावण, मातीचे हो मंगल तनमन, चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, शेतामधून पिकवू मोती, धन है अपरंपार। वाह, शेतामधून पिकवू मोती मतलब खेतों से मोती उगाएंगे। ये कोई साधारण कल्पना तो नहीं है, ये तो खेती को किसी जादुई स्तर पर ले जाता है। ये कृषि क्रांति का एक काव्यात्मक सपना है। हाँ? कवि यहाँ एक बहुत ही मतलब जीती जागती तस्वीर बना रहे हैं। हाँ। वो कहते हैं कि जब श्रावण का महीना आता है तो उसकी हंसी हमें फूलों की क्यारियों में और बच्चों की खिलखिलाहट में सुनाई देती है। हाँ। इस खुशी से इस देश की मिट्टी का तन और मन दोनों पवित्र और मंगलमय हो जाते हैं। तो ये प्रकृति और इंसान के बीच एक गहरे आध्यात्मिक रिश्ते को दिखाता है जी। और चैतन्याचे फिरे सुदर्शन का क्या मतलब है? ये थोड़ा गहरा लगता है। मुझे तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद आ गया, जो बुराई को खत्म कर देता था। क्या मैं सही दिशा में सोच रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र बुराई और अन्याय का नाश करता था, वैसे ही ये चेतना का, ऊर्जा का और जीवन का सुदर्शन चक्र हमारे समाज से आलस्य, निराशा और गरीबी को खत्म करके एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। अच्छा, तो ये एक सकारात्मक बदलाव का चक्र है। हाँ, और इसी नई ऊर्जा और मेहनत से हम खेतों में सिर्फ गेहूं चावल जैसी साधारण फसल नहीं, बल्कि मोतियों जैसी कीमती पैदावार करेंगे। तो ये मोती असल में अच्छी भरपूर फसल का प्रतीक है? बिल्कुल। ये मोती हमारी उन्नत और बेशकीमती फसलें हैं, जो हमारे देश के लिए अपार धन का स्रोत बनेंगी। ये सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि देश को समृद्ध बनाने का जरिया है। और आप देखिए, किसी भी विश्लेषण के लिए इस तरह की कल्पनाशील भाषा, जैसे मोती उगाना, पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि कवि खेती को एक साधारण काम नहीं, बल्कि एक पवित्र और रचनात्मक मिशन के तौर पर देख रहे हैं। समझ गई। तो पहला स्तंभ है प्रकृति के साथ मिलकर देश को समृद्ध बनाना। लेकिन एक आधुनिक राष्ट्र का सपना सिर्फ खेतों से तो पूरा नहीं हो सकता ना। उसे कारखानों का शोर भी चाहिए, मशीनों की ताकत भी। कवि इस पहलू को कैसे लाते हैं? वो बहुत सहजता से कृषि से उद्योग की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं, या हातानी यंत्र डोलते, श्रम शक्तीचे मंत्र बोलते,
उद्योगितेचे चक्र चालते, आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमविया ललकार। यहां सारा ध्यान उन हाथों पर है जो पहले हल चला रहे थे और अब मशीनें चला रहे हैं। मुझे श्रम शक्तिचे मंत्र बोलते वाली लाइन बहुत पसंद आई। ऐसा लगता है जैसे कवि मशीनों की खटपट की आवाज में भी एक संगीत, एक पवित्र मंत्र सुन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी को देखने का एक बहुत ही आध्यात्मिक नजरिया है। यह शोर नहीं, ये मेहनत का जाप है। क्या खूब कहा आपने, ये मेहनत का जाप ही है। कवि कह रहे हैं कि इन्हीं हाथों से मशीनें नाचती हैं, यानी यंत्र डोलते हैं, और ये चलती हुई मशीनें हमारी मेहनत की शक्ति का मंत्र बोलती हैं। और जब ये मेहनत और मशीनें मिलती हैं तो उद्योगिता से चक्र चालते, यानी उद्योग और प्रगति का पहिया घूमने लगता है। सही। और जब ये पहिया घूमता है तो इसकी गूंज आसमान तक जाती है, उत्क्रांतीचा ललकार। यहाँ उत्क्रांति का मतलब सिर्फ बदलाव तो नहीं होगा। नहीं, ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये एक क्रांति है, एक बड़ा और सकारात्मक विकास। ये एक दहाड़ है, एक ललकार है जो हम आसमान में गूंजा रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब जाग चुका है। अरे वाह! ये उस दौर की भावना को दर्शाता है जब बड़े बड़े बांधों और कारखानों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता था। हमारे श्रोता के नोट्स में जो एक मैकेनिक का चित्र है, वो इसी औद्योगिक प्रगति की आत्मा को दर्शाता है। तो हमारे पास खेतों से मोती उगाने का सपना है और फैक्ट्रियों से आसमान में गूंज पैदा करने का। ये दो बहुत शक्तिशाली इंजन हैं। लेकिन किसी भी गाड़ी को एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है जो इन इंजनों को एक साथ रख सके। वो गोंद क्या है जो इन दोनों ताकतों को जोड़ता है? और यहीं पर कवि इस ब्लूप्रिंट का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा सामने लाते हैं, एकता। एकता। जी, वो पूछते हैं कि देश कैसे प्रगति करेगा, सिर्फ खेतों और कारखानों से नहीं। अगली पंक्तियां जवाब देती हैं। हजारों आमी एक ही बड़कट, सर्वांचे हो एकच मनगट, शक्तीची ही झड़ते नौबत, घराघरां तुन जन्म घेत से तेज नवा अवतार। सर्वांचे हो एकच मनगट, यानी सबकी कलाई एक हो जाए, हजारों हाथ मिलकर एक मुट्ठी बन जाएं। एकता के लिए इससे ज्यादा शक्तिशाली प्रतीक और क्या हो सकता है? बिल्कुल, कवि कहते हैं कि हम संख्या में भले ही हजारों, लाखों, करोड़ों हों, लेकिन हमारी एकता चट्टान की तरह मजबूत है। और जब सबकी ताकत एक साथ मिल जाती है, जैसे कवि एकच मनगट कहते हैं, तो शक्ति के नगाड़े बजते हैं। शक्तिची ही झड़ते नौबत का मतलब है कि हमारी सामूहिक शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बजता है, उसकी घोषणा होती है। ये सुनने में बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। ये एकच मनगट यानी एक कलाई वाली बात, क्या इसमें व्यक्तिगत पहचान या मतभेदों के खो जाने का खतरा नहीं है? क्या देश की तरक्की के लिए सबको एक जैसा सोचना जरूरी है? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कवि यहाँ विचारों की एकता की बात कर रहे हैं, वो मकसद की एकता की बात कर रहे हैं। मकसद की एकता? हाँ, इसे ऐसे समझिए, हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, सबकी अपनी पहचान है, अपना काम है, लेकिन जब देश पर कोई मुश्किल आती है या कोई बड़ा काम करना होता है तो वो मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बन जाती हैं। और कविता इस सामूहिक उद्देश्य की बात करती है, न कि व्यक्तिगत सोच को खत्म करने की। और घरा घरांतुन जन्म घेत से तेज नवा अवतार का क्या भाव है? कवि कल्पना करते हैं कि इस मकसद की एकता से हर घर में एक नया तेजस्वी अवतार जन्म ले रहा है। ये किसी एक मसीहा की बात नहीं है, ये नई पीढ़ी की सामूहिक चेतना है। ये वो युवा शक्ति है जो ज्ञान, साहस और एकता से भरी हुई है और देश को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। ये तो अद्भुत है। कविता ने भारत के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर दिया। वो यहीं पर रुक सकते थे, एक राष्ट्रवादी नारे के साथ इसे खत्म कर सकते थे, लेकिन वो एक कदम और आगे जाते हैं और भारत की सीमाओं के पार देखते हैं, है ना? हाँ, और यही बात इस कविता को महान बनाती है। अंतिम पंक्तियों में कवि का दृष्टिकोण अचानक वैश्विक हो जाता है। या विश्वाची विभव संपदा, जपू वाढवू आमी लाखड़ा, हाथ शुभंकर हवा एकदा, भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करू या जय जयकार। वो कहते हैं कि एक शक्तिशाली भारत का सपना सिर्फ भारत के लिए नहीं है, मतलब एक समृद्ध भारत जो पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो। यही कवि कहते हैं कि हम सिर्फ अपने देश की ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया की संपत्ति, ज्ञान और विरासत, विश्वाची विभव संपदा की न सिर्फ रक्षा करेंगे जपू, बल्कि उसे लाखों गुना,
लाखड़ा बढ़ाएंगे भी। अरे वाह। ये वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि महान भारतीय भावना को दर्शाता है, और यही शुभ संदेश शुभंकर हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। वाह। तो अंत में वो एक आह्वान के साथ कविता को समाप्त करते हैं कि आओ हम सब मिलकर अपने देश के इस उज्जवल भविष्य का जय जयकार करें। ये राष्ट्रीय गौरव को वैश्विक जिम्मेदारी से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। बिल्कुल। तो अब अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, खासतौर पे हमारे उस श्रोता के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। अगर इस कविता का रसग्रहण या जिसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं करना हो तो उसे कैसे किया जाए? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। एक संरचित तरीके से इसे कैसे समझा जा सकता है? सबसे पहले जाहिर है कवि का नाम किशोर पाठक। ठीक है। फिर आता है कविता का विषय यानी सब्जेक्ट। हम कह सकते हैं कि ये कविता भारत के उज्जवल भविष्य के उस सपने के बारे में है जिसे नई पीढ़ी कृषि, उद्योग और एकता के माध्यम से साकार करने का संकल्प लेती है। और इसका केंद्रीय संदेश या मैसेज क्या होगा? संदेश बहुत स्पष्ट है। नई पीढ़ी को कड़ी मेहनत, एकता और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना चाहिए, और साथ ही विश्व कल्याण की भावना भी रखनी चाहिए। इसके बाद का बिंदु होता है कि कविता क्यों पसंद आई। जैसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे कविता का सकारात्मक और ऊर्जा से भरा दृष्टिकोण पसंद आया। ये समस्याएं नहीं गिनाती बल्कि समाधान दिखाती है। बहुत बढ़िया। और जो प्रेरणा मिलती है वो भी लिख सकते हैं। हाँ, कृषि, उद्योग और एकता का जो स्पष्ट रास्ता इसने दिखाया है वो बहुत प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और आखिर में जो उत्तर को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाता है वो है शाब्दिक सौंदर्य, मतलब लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। अच्छा। यहाँ हम उन प्रतीकों और कल्पनाओं की बात कर सकते हैं जिन पर हमने चर्चा की, जैसे शेतामधुन पीकवू मोती, खेतों से मोती उगाना, या श्रम शक्ति चे मंत्र बोलते, मेहनत का मंत्र बोलना, और उत्क्रांति च ललकार जैसे जोशीले शब्दों का प्रयोग भी। हाँ, ये सारे प्रयोग कविता में जान डाल देते हैं। इन बातों को लिखने से परीक्षक को ये पता चलता है कि कविता को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि गहराई से समझा और महसूस किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कविता सिर्फ परीक्षा का एक अध्याय नहीं है, ये एक नजरिया है, एक सपना है जिसे साकार करने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है। कृषि की गहरी जड़ों से लेकर उद्योग के ऊंचे पंखों तक, और इन सब को जोड़ने वाली एकता की अटूट ताकत तक। बिल्कुल। ये कविता हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करती है। ये पूछती है कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम आज अभी क्या कर सकते हैं। और यही मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। कविता में बड़े बड़े सपनों की बात है, खेत, कारखाने, देश, लेकिन आज के भारत में एक छात्र के रूप में व्यक्तिगत स्तर पर इस सपने को कैसे साकार किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या अपनी पढ़ाई पूरी लगन से करना, अपने आसपास के लोगों की मदद करना, या अलग अलग विचारों का सम्मान करना भी इस सपने को सच करने की दिशा में एक छोटा सा कदम हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।